नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बहुजन समाज की जो मुखिया जिनका नाम है मायावती जी, जिनको बहन जी कहा जाता है और इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो वर्तमान में हुआ है कि कानपुर में जो बहन जी जब सरकार में आई थी, तो जब 95 से भी बहन जी जब सरकार में आई तो बहन जी को देखा गया कि हमारे समाज के लोगों के लिए कितना कितना अच्छा से अच्छा क्या किया जाए कि हमारे समाज का विकास हो। आपको लग रहा होगा केवल दलितों के बारे में बहन जी सोच रही थी, गलत बात है। बहन जी का नारा ही था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। फिर इनको कहा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी इसको करा गया था। तो बहन जी हमेशा जो 85% के जो लोग थे उनकी बातें करती थी। लोग जो थे इनके बारे में ये बात करते थे कि बहन जी जो हैं दलितों की नेता हैं, दलित की बेटी हैं, दौलत की बेटी हैं। बार बार इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ना केवल तब लगाया जाता था, आज भी बहन जी के ऊपर नवीन नए नए बातें की जाती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मायावती ही पैसा लेकर टिकट देती हैं, क्या अन्य दल में पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन कारण है कि बहन जी का बदनाम करना एक महिला नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग बहन जी को केवल महिला दे के बेइज्जती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय इतिहास में जितना जितना राजनीतिक प्रभुत्व जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ना पावर, जितना बड़ा पावर बहन जी का है स्पेशली भारत की राजनीति में, उतनी कोई वैसी महिला कोई नहीं दिखती है। दो ही महिलाएं दिखती हैं भारत की राजनीति में। अगर आप मजबूती से कोई खड़ी हुई महिला दिखती है तो आपको सबसे पहले दिखेंगे इंदिरा गांधी और दूसरे पे दिखती हैं मायावती। खैर जो एक और हैं जब बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी हैं। लेकिन जिस स्तर पे जो इनका दबदबा, जो समाज में इनका रोल है और जो परिवर्तन बहन जी के द्वारा लाया गया है समाज में, वो परिवर्तन कभी भी ममता बनर्जी के द्वारा नहीं दिखा गया। आप इतना समझ लीजिए कि जब कहा जाता है ना डॉक्टर अम्बेडकर जब थे तो डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि अगर किसी भी समाज का विकास तभी होगा जब वो समाज उस राष्ट्र के सामाजिक हित में शामिल होगा, राजनीतिक हितों में शामिल होगा। जो वहाँ के जो प्रभुत्व जो मैटर होते हैं, जो भी एक अभिजात जो मैटर हो सकता है, जो भी बड़े बड़े मैटर हैं, जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो शासन हो गया, सत्ता होगा, जब तक दलित समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग जब उस संस्था में नहीं जाएंगे तो उस संस्था का विकास, उस राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। हुआ यही उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो उत्तर प्रदेश बिहार खैर साउथ तो अलग है क्योंकि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये जब केरला हो गया, इन क्षेत्रों में इसलिए ये विकास कर गया क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी भले पूरे विश्व और भारत में भी काम करती है। रीजन हुआ कि वहाँ पे पैदा हो गए पेरियार साहब। तो जो पेरियार थे भी रामास्वामी जिनको कहा जाता है, तो पेरियार साहब जो थे डॉक्टर अम्बेडकर से पहले के हैं और वो हमेशा कांग्रेस में भी रहे। जब कांग्रेस से भी नाराज़ हुए तो उनके द्वारा एक दल भी बनाया गया। तो जो पेरियार थे, पेरियार की विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा लगभग सेम है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है लिखित रूप से और बहुत मतलब ये विख्यात हो गए। और जो इनकी थ्योरी है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं, पूरे विश्व में ऐसे व्यक्ति हैं। शिक्षण के बारे में तो खैर बात करेंगे तो आप सोचिए ना कि 8 साल की डिग्री 2 महीना 3 महीना में कर लिया करते, 2 साल लगभग 2.5 साल में वो कम्प्लीट कर लिए थे। तो इनके पास 22 भाषाओं का भी ज्ञान, बहुत ज्ञान था इनके पास, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अन्य बहुत सी ऐसी बातें हैं शिक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर का कोई तोड़ दो अब न तब था ना अब है, शायद पैदा भी नहीं होगा। साउथ में हुआ है कि वहाँ पे पेरियार साहब आ गए। पेरियार जब आए तो पेरियार खुद भी ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। वो कहते थे उनकी जो बातें हैं कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। आप इतना ही समझ लीजिए। कहते थे पेरियार कि भगवान क्या अंधा है, हमारे सामने नहीं आता है, क्या शर्मा रहा है। तो बहुत अजीब तरीके की बातें करते हैं। ब्राह्मणवाद पे सबसे पहले कोई चोट किया तो बहुत लोग किए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर से पहले अगर कोई व्यक्ति किया तो वो पेरियार साहब है। पेरियार का खुद का कहना था, ब्राह्मणवाद के विरोध में थे। तो उधर पेरियार की थ्योरी बहुत ज़्यादा चलती है। तो पेरियार जी जो थे वो विचारधारा बनाए। उसके बाद करुणानिधि आते हैं, जैसे उनके स्टालिन आते हैं, तो उनके परिवार के भी लोग डीएमके बनाया गया, एडीएमके मतलब डीएमके पार्टी बनाई गई। तो राजनीति में वो सक्रिय हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर भी राजनीति में आए थे, लेकिन उनकी जो पार्टी थी जैसे उनकी जो पार्टी थी तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन भारत की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं और आज भी जिंदा हैं। स्पेशली भारत की राजनीति में बात करेंगे तो उधर उनकी विचारधारा पे चले तो लोग आगे निकल गए। उत्तर भारत में ऐसा नहीं हुआ था। उत्तर भारत में तो कहा जाता है कि दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है कांसीराम को। तो कांसीराम जो थे वही महाराष्ट्र के क्षेत्र में काम करते थे, बाद में आए थे यहाँ पर राजनीति में। जब कदम रखे तो उत्तर प्रदेश की दलित चेतना और दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं मान्यवर कांसीराम के आने के बाद धीरे धीरे दलित क्रांति का उत्थान होता है, दलित क्रांति बढ़ने लगती है। हुआ है कि बहन जी को मौका मिलता है, भले अल्प समय के लिए बनी, लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री धीरे धीरे बनने लगी। तो जब मुख्यमंत्री बनने लगी तो कहा था ना कि जिस समुदाय के लोग, फिर वहीं पर बात आ गई, डॉक्टर अम्बेडकर ही बात कह रहे हैं कि जिस समाज के लोग
राजनीतिक प्रतिनिधित्व में शामिल होंगे, वही समाज आगे बढ़ेगा। तो मायावती जी के आने की वजह से बीएसपी बनी, बहुजन समाज पार्टी जिसको कहा जाता है, और धीरे धीरे इनका राजनीतिक उत्थान होने लगा, राजनीति में ये समाज जो है बढ़ने लगा। तो अभी वो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांसीराम है, मायावती का जन्म होता है, राजनीति में कदम रखती हैं, और उसके बाद उनके ही सहयोग से एक और पार्टी का उदय होता है जिसको समाजवादी पार्टी कहा जाता है। फिर बाद में बिहार में दलित क्रांति की दलित क्रांति बढ़ने लगती है, पिछड़ों की जो क्रांति आने लगती है, कर्पूरी ठाकुर बनते हैं, लालू प्रसाद यादव बनते हैं, अभी नीतीश कुमार हैं। तो उत्तर भारत में है इन लोगों का योगदान, लेकिन उतना नहीं दिखता है। बाकी बहन जी के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया था। भले आप लोग कोई भी अब लोग उठते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि मायावती का बदनामी इतना होता क्यों है। कारण ये नहीं कि मायावती एक महिला है, ये बात भी सही है, क्योंकि जो समाज है पितृसत्तात्मक आधार पर चलता है। पितृसत्तात्मक का मतलब यही होता है, मैं बता देता हूँ मोटा मोटी। पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अगर नहीं रहा तो मेरा जो बड़ा बेटा होगा, मेरे घर का समाज का जो भी काम होगा, मेरा बेटा उसको संभालेगा। मतलब घर का जो बड़ा बेटा होता है, किसी का भी घर का जो बड़ा बेटा होता है वो संभालेगा, उसी को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। बाकी जो जहाँ पे पुरुषों का जो वर्चस्व है उसी को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। पितृसत्तात्मक कहीं होता है कि जो पितृ यानी पुरुष होगा वो सर्वोच्च होगा, उसका निर्णय भी सर्वोच्च होगा, उसकी बातों को कोई काट नहीं सकता है। तो यही हुआ। तो मायावती का बदनामी तो महिला के आधार पर होता ही है। बाद में उनका विवाह नहीं हुआ, उस पर भी लोगों के द्वारा टिप्पणी किया गया। कहा जाता है कि जितनी बदनामी मायावती, कांसीराम, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का हुआ है राजनीति में, उतना दुनिया के किसी भी इतिहास में अगर नेता को निकालेंगे तो नहीं हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का भी हुआ है। कहा जाता था ना, कर्पूरी ठाकुर के ऊपर तो एक गाली बनाया गया था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई पे करके लोग गाना बनाते थे, गाली देते थे। कहा जाता है कि आरक्षण के जनक अगर कोई माना जाता है शिक्षा में तो कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर का भी आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो उनका ही बहुत बुरा हाल हुआ। तो मायावती के द्वारा एक और है, दूसरा कारण है कि मायावती जो आती है, मायावती कभी अभिजात घर की महिला नहीं है। मायावती जो है गरीब घर की महिला, स्पेशली दलित जाति से आती हैं, और जिस जाति से आती है वो समाज दूसरे के दरवाजे पे काम करता था, गोबर काटने का काम करता था, वो समाज को लोग मैला फेंकने का काम करते थे। तो जिस समाज को लोग मैला फेंक रहे हैं उस, मान लीजिए कोई एक समाज भारत में था जो अपना लैट्रिन साफ़ करवाने के लिए एक बिरादरी रखा हुआ था कि जब हम सुबह से हम लैट्रिन करेंगे तो खांची लेके आएगा और तसला में उठा के मेरा लैट्रिन ले जाके गाँव के बाहर फेंक देगा। उस समाज की महिला जब सत्ता में बैठेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, तो आपको कैसा लगेगा? सीधा लाइटिंग साफ़ करने वाला, नाली साफ़ करने वाला का लड़का आके मुख्यमंत्री बन जाएगा और आप डीएम हैं, हम स्वर्ण समाज के डीएम हैं, और एक चमार जाति से आने वाले, भंगी जाति से आने वाली महिला को नमस्कार करेंगे, अच्छा लगेगा? तो कहा जाता है कि मायावती के शासनकाल में लोग कांपते थे, डर से कांपते थे। वो किसी मतलब कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो डीएम थे ना, डीएम का कोई औकात नहीं था मायावती के सामने। मायावती जी के सामने डीएम एक मात्र चपरासी के बराबर थे, डांटती थी तो इन लोगों को डर से लोग कांपने लगते थे। डर ये था कि कहाँ हमारा पोस्टिंग हो जाएगा, कहाँ नहीं होगा। बाकी अच्छे डीएमओ का नियुक्ति कराया गया था बहन जी के द्वारा। आज वही डीएम रिटायर हो गए तो कहते हैं कि बहन जी जो थी गलत नीतियाँ बनाती थी जिसके द्वारा हम विरोध करते थे। उस समय तो इन लोगों का कोई वो नहीं है। कारण यही था कि बहन जी यही बोल रहे थे कि दलितों की बस्ती में जाओ, दलितों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, दलितों की बस्ती में जो स्कूल है इतना ख़राब स्थिति में क्यों चल रहा है। आज भी 99%, 95% दलित के बच्चे प्राइमरी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं और इतनी शिक्षा खराब क्यों है। तो यही सब बात करते थे, यही बात लोगों को बुरा लगता था। बाकी बहन जी के द्वारा बहुत सारा कंसेप्ट चला गया, मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, सफाई करनी। बहन जी इतनी बड़ी दूरदर्शी नेता थे, आप सोचिए। कहती थी कि जो हमारा समाज को लोग नालियाँ साफ़ करते हैं प्राइवेट में तो 5,000 7,000 रुपया मिलता था। इनका मानना था कि नहीं, हमारे समाज को लोग जब नालियाँ साफ़ करेंगे तो इसके लिए सरकारी भर्ती निकाला जाएगा। तो सरकारी भर्ती निकाले गई लगभग 5 लाख से ज़्यादा। आप बहन जी भी सत्ता में नहीं है, लगभग 15 साल हो गए बाहर हुए। आपको लगता है कि सफाई कर्मी का भर्ती निकला होगा राज्य में? नहीं निकला। तो बहुत दूरदर्शी नेता है। महिला होने के साथ साथ तो बहुत लोक कल्याणकारी, इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। रोडों का निर्माण कराया गया, शिक्षा का काम कराया गया। मायावती पहली ऐसे नेता होंगे जो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जाकर बैठती थी, नाली खराब है, नाली का सर्वे करती थी। आज आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री आके आपके क्षेत्र में घूमेगा? नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूम सकता है। तो कारण यही है, कहा जाता है कि जिस समाज का लोग उस सत्ता में नहीं बैठेगा, राजनीति स्पेशली राजनीति में कहा जाता है, राजनीति में अगर आप जिस समुदाय के लोग हैं अगर उस समुदाय के लोग वहाँ पर नहीं बैठे तो आपका विकास 100% है कि नहीं होगा। इसलिए संविधान में रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया है। प्रतिनिधित्व में महिलाओं की बात की गई है, दलित पिछड़ों की बात की गई। इसीलिए तो कहा गया ना कि एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, उसके बाद जनरल होगा। कारण है कि एससी बनाया ही इसलिए गया है
कि अगर मान लीजिए चमार है, भंगी है, जो भी बिरादरी है, डोम है, मुसहर, अगर ये राज्य में बैठेगा नहीं तो इसकी समस्याओं को बताएगा कौन? जो लोग रिजर्वेशन को गाली देते हैं, आप सोच के देखिए, अगर कोई मुसहर है तो मुसहरों की समस्या मुसहर जानता है ना कि हमारी क्या समस्या है। भारत जैसी राजनीतिक व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं है। आप सोचिए कितना अच्छा संविधान होगा कि दलित जब है, दलितों की स्थिति दलित को पता होगी ना कि दलित की सामाजिक स्थिति में समस्या का है, शिक्षा में समस्या का है, तो वहाँ पे राज्य में जाएगा और नीति का निर्माण करेगा। तो लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन खराब है। रिजर्वेशन खराब नहीं है, लोगों की मानसिकता खराब है। अभिजात वर्ग के जो समाज के लोग हैं उनकी मानसिकता खराब है। नमस्कार।